हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 19। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेक्शन 19 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ मीन्स विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण, मीन्स मरे हुए बेटे की पत्नी का भरण पोषण। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 19 में दो सब सेक्शंस हैं। तो देखते हैं सब सेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाई हर फादर इन लॉ। तो फ्रेंड्स, सब सेक्शन में क्या दिया गया है कि हिंदू वाइफ, एक हिंदू पत्नी, आय क्या दिया गया है कि वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मीन्स चाहे उसकी शादी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के आने के बाद हुई हो या फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के आने से पहले हुई हो। आगे क्या दिया गया है कि शैल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाई हर फादर इन लॉ। वह उसके पति के मृत्यु के बाद उसके ससुर से, उसके फादर इन लॉ से मेंटेनेंस भरण पोषण लेने की अधिकारी है। मीन्स एक हिंदू वाइफ चाहे उसकी शादी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हुई हो या फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले हुई हो, वह उसके पति के मृत्यु के बाद अपने ससुर से, अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस लेने की अधिकारी है। मीन्स अगर कोई हिंदू वाइफ है, चाहे उसकी शादी जो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है उसके लागू होने से पहले हुई हो, चाहे उसके लागू होने के बाद हुई हो, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने ससुर से भरण पोषण लेने की हकदार है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन दिया गया है। तो क्या दिया गया है उसमें कि प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट, परंतु और उस हद तक, मीन्स पुत्र वधू का उसके ससुर से जो मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, जो भरण पोषण लेने का अधिकार है, वह एब्सोल्यूट नहीं है, वह एब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए आगे प्रोविजन दिया गया है कि प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट, परंतु और उस हद तक। किस हद तक? उसमें आगे क्या दिया गया फिर कि दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग। मीन्स अगर वह खुद को मेंटेन करने में, खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, किससे? उसकी स्व कमाई से, उसकी जो स्वतः की अर्निंग है, उसको जो खुद की कमाई है, अगर उससे वह उसका खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हो। और आगे क्या दिया गया है कि और अदर प्रॉपर्टी, या फिर और कोई अगर संपत्ति है उससे अगर वह उसका भरण पोषण करने में, उसका मेंटेनेंस करने में असमर्थ हो, किससे? उसके खुद की कमाई से, या फिर उसके पास अगर कोई दूसरी कोई प्रॉपर्टी हो, कोई संपत्ति हो, उससे। और आगे क्या दिया गया है कि और वेयर शी हैज़ नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन, अगर उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसकी खुद की कोई संपत्ति नहीं है, तो और उसमें क्या दिया गया है कि इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, वह मेंटेनेंस प्राप्त करने में असमर्थ है, वह भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है। किससे? क्लॉज में क्या दिया गया है कि फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर और मदर। अगर उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वह उसका भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है, कि किससे? अगर उसके हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी, उसके हस्बैंड की कोई संपत्ति उससे, या फिर उसके माता पिता की कोई संपत्ति है, माता पिता की कोई प्रॉपर्टी उससे। अगर वो उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर उसका पति कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, या फिर उसके माता पिता ने उसको कोई प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी से अगर वह अपना भरण पोषण करने में, अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ हो, तो और आगे क्लॉज में क्या दिया गया है कि फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी, अगर उसका कोई लड़का या फिर लड़की है तो उसके द्वारा जो मेंटेनेंस है, उससे जो मेंटेनेंस आ रहा है, उससे उसका भरण पोषण करने में वो असमर्थ हो। और आगे क्या दिया गया है कि और हिज और हर स्टेट, या फिर उसका जो लड़का है या फिर जो लड़की है, उनकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति से भी अगर वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तभी वह अपने ससुर से, अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है। तो सेक्शन 19 के अनुसार अगर कोई हिंदू वाइफ है, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने ससुर से भरण पोषण लेने की हकदार है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर वह उसकी जो कमाई है, उसकी जो कोई अर्निंग है, वो कोई जॉब कर रही है, कोई नौकरी कर रही है, उससे जो उसकी अर्निंग है, अगर वो उस अर्निंग से वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो तब, या फिर उसके पास अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति हो, उस संपत्ति से जो उसको इनकम आ रही है उससे वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, या फिर उसकी कोई खुद की अर्निंग नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर उसका हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी छोड़ गया है, जो उसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से
भरण पोषण लेने में, प्राप्त करने में वो असमर्थ हो, या फिर उसके माता पिता ने उसको कोई प्रॉपर्टी दी हो, उस प्रॉपर्टी से वह भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो, या फिर अगर उसको कोई लड़का या लड़की है तो उनके द्वारा मेंटेनेंस प्राप्त करने में वो असमर्थ हो, या फिर उसके लड़के या लड़की की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उससे भरण पोषण प्राप्त करने में वो असमर्थ हो, तो ही वो अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है, तो ही वह अपने ससुर द्वारा भरण पोषण लेने की हकदार होगी। फ्रेंड्स, अब हम सबसेक्शन 2 देखते उसमें क्या दिया गया है कि एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल इफ द फादर इन लॉ हैज नॉट द मीन्स टू डू सो फ्रॉम एनी co-personal property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation shall cease on the remarriage of the daughter-in-law। तो फ्रेंड्स, सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1, जो भी दायित्व सबसेक्शन 1 में दिया गया है। सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया था कि कोई भी हिंदू वाइफ है, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने ससुर से भरण पोषण लेने के हकदार है। तो जो ससुर के ऊपर ऑब्लिगेशन दी गई है सबसेक्शन 1 में, उसी ऑब्लिगेशन की बात सबसेक्शन 2 में की जा रही है। तो सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल, कोई भी दायित्व जिसकी बात सबसेक्शन 1 में की गई है उसका प्रवर्तन नहीं किया जा सकेगा। कब? इफ द फादर इन लॉ हैज नॉट द मीन्स to do so from any co-personal property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share। मीन्स ससुर के पास ऐसी कोई भी कोपासनरी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी सहदायकी संपत्ति नहीं है जिसमें से उसकी पुत्रवधू को हिस्सा न मिला हो। इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि अगर ससुर के पास ऐसी कोई भी हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें से उसकी पुत्रवधू को हिस्सा न मिला हो, मीन्स ससुर को उसकी पुत्रवधू को भरण पोषण देने की, मेंटेनेंस देने की लायबिलिटी तभी आएगी जब उसके पास कोई हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी आई रहेगी और उस प्रॉपर्टी में से उसकी जो पुत्रवधू है उसको शेयर न मिला हो। अगर कोई हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी ससुर को मिली है और उसमें से उसकी पुत्रवधू को उसका शेयर मिल गया, उसका हिस्सा मिल गया, तो वो नहीं मांग सकती ससुर से मेंटेनेंस हो। वह ससुर से मेंटेनेंस तभी मांग सकेगी जब हिंदू ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी जो होगी उसके ससुर को मिली रहेगी और उसमें से उसकी पुत्रवधू को हिस्सा ना मिला हो। तो इसमें ही दिया गया है कि इफ द फादर इन लॉ हैज नॉट द मीन्स टू डू सो फ्रॉम एनी को-पर्सनल प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन आउट ऑफ विच द डॉटर इन लॉ हैज नॉट ऑब्टेन एनी शेयर। अगर डॉटर इन लॉ को, पुत्रवधू को उस हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से, उसको पर्सनल प्रॉपर्टी से और उस सहदायकी प्रॉपर्टी से, उस सहदायकी संपत्ति से उसको अगर कोई हिस्सा नहीं मिला है जो उसके ससुर के पास आई है, जो हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी उसके ससुर के पास है, अगर उसमें से उसकी पुत्रवधू को हिस्सा नहीं मिला है तो ही ससुर की लायबिलिटी है कि वह उसकी पुत्रवधू को भरण पोषण दे। अगर ससुर के पास अगर ऐसी कोई हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी पुत्रवधू जो है उससे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, उससे भरण पोषण नहीं मांग सकती। या फिर उसके पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थी, सहदायकी संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति में से उसकी पुत्रवधू को हिस्सा मिल गया है तो भी वह उसके ससुर से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। वह उसके ससुर से मेंटेनेंस तभी मांगेगी, उसके ससुर से भरण पोषण तभी मांग सकेगी जब उसके ससुर के पास कोई हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, कोई सहदायकी संपत्ति हो और उसमें से इसको शेयर ना मिला हो, किसको? पुत्रवधू को शेयर ना मिला हो, तो ही ससुर की लायबिलिटी होती है उसकी बहू को, उसके पुत्रवधू को मेंटेन करने की। और आगे क्या दिया गया है कि एंड एनी सच ऑब्लिगेशन शैल सीज ऑन द रीमैरिज ऑफ डॉटर इन लॉ। और ससुर की जो लायबिलिटी है वो तब भी खत्म हो जाती है जब अगर उस जो पुत्रवधू है, जो उसके बेटे की, उसके मरे हुए बेटे की वाइफ है, अगर वो दोबारा शादी कर लेती है, वो रीमैरिज कर लेती है, तो भी ससुर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो सबसेक्शन 2 जो है वो ससुर के फादर इन लॉ के ऑब्लिगेशन, उसके दायित्व की बात करती है, कब उसका दायित्व खत्म हो जाएगा। ससुर की जवाबदारी, ससुर का दायित्व है कि वह उसकी पुत्रवधू को मेंटेनेंस दे, उसका भरण पोषण करे, लेकिन वो भरण पोषण तभी करेगा जब उसके पास हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी आई रहेगी, उसी प्रॉपर्टी से उसको मेंटेन करेगा। वो भी तब जब
पुत्रवधू ने उसकी पुत्रवधू ने उस हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा ना लिया हो, अगर उसने उसमें से हिस्सा इसको ले लिया है तो फिर ससुर की लायबिलिटी नहीं आती। और अगर वह शादी कर लेती है, रीमैरिज कर लेती है, तो भी ससुर की जो है ससुर का जो ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है। तो सेक्शन 90 में ही दिया गया है कि अगर कोई हिंदू वाइफ है, चाहे उसकी शादी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले हुई हो या फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बाद हुई हो, मीन्स चाहे उसकी शादी 1956 से पहले हुई हो, चाहे उसकी शादी 1956 के बाद हुई हो, अगर उसके पति की मृत्यु होती है तो वह अपने ससुर से भरण पोषण मेंटेनेंस लेने की हकदार है। लेकिन उसमें प्रोविज़ो है कि वह उसी हद तक मेंटेनेंस मांग सकती है। किस हद तक? कि जब तक कि उसके पास जो अर्निंग है, उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो कमाई है, उससे वह खुद को मेंटेन करने में, खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, या फिर उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है उससे वो खुद को मेंटेन करने में असमर्थ हो, या फिर अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका कोई इनकम नहीं है, तो अगर उसके हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस ऑब्टेन करने में, प्राप्त करने में वो असमर्थ हो, या फिर उसके माता पिता की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से, उस संपत्ति से वह भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो, या फिर अगर उसको कोई लड़का या लड़की है तो उनके द्वारा वो मेंटेनेंस लेने में असमर्थ हो, या फिर उसके लड़के लड़की कोई संपत्ति है, उस संपत्ति द्वारा भरण पोषण लेने में वो असमर्थ हो, तो ही वह अपने ससुर से, अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस लेने की अधिकारी होगी। और जो ससुर की जवाबदारी है उसकी पुत्रवधू को मेंटेनेंस देने की, वह जवाबदारी सिर्फ जो ससुर को हिंदू जॉइंट फैमिली जो प्रॉपर्टी मिली होगी, जो उसकी कोपर्सनल प्रॉपर्टी होगी, उसी में से उसको मेंटेनेंस देने का अधिकार है। अगर उसकी जो पुत्रवधू है उसने उस हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से, उस कोपर्सनल प्रॉपर्टी में से अगर उसने हिस्सा ले लिया, उसने शेयर ले लिया है, तो ससुर की लायबिलिटी नहीं है उसको मेंटेनेंस देने की। मतलब ससुर की लायबिलिटी नहीं है कि वो उसकी पुत्रवधू को मेंटेनेंस दे। ससुर की लायबिलिटी तभी आएगी उसकी पुत्रवधू को मेंटेनेंस देने का, जब तक कि उसकी पुत्रवधू जो हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, जो कोपर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें से वो शेयर जब तक वो नहीं लेती है। अगर ससुर के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कोपर्सनली, तो भी उसकी पुत्रवधू जो है उससे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। या फिर कोपर्सनल प्रॉपर्टी है, सदाई संपत्ति है, लेकिन उसमें से उसने शेयर ले लिया, उसमें से पुत्रवधू ने उसका शेयर, उसका हिस्सा ले लिया, तो भी वो अपने ससुर से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। और अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो भी जो है वो अपने ससुर से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। मेन ससुर की जो लायबिलिटी है उसकी पुत्रवधू को मेंटेन करने का, उसको मेंटेनेंस देने का, वो खत्म हो जाएगा अगर उसकी जो पुत्रवधू उसने दूसरी शादी कर ली, या फिर उसने जो कोपर्सनल प्रॉपर्टी है, जो सहायक की संपत्ति है, उसमें से अगर उसने हिस्सा ले लिया। तो फादर इन लॉ की जो लायबिलिटी है उसकी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने का, उसको मेंटेनेंस देने का, वो बिल्कुल लिमिटेड है। और टू द एक्सटेंट ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जो कोपर्सनल प्रॉपर्टी है उसके तक सीमित है। कोपर्सनल प्रॉपर्टी जो रहेगी, अगर उसमें उसका पार्टीशन हो गया और उसकी पुत्रवधू को उसमें से हिस्सा मिल गया, तो भी वो अपने ससुर से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। और अगर उसने दोबारा शादी कर ली तो भी वो अपने ससुर से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। तो ये दिया गया सेक्शन 19 में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।